फिजिक्स पार्ट पेपर 2 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एल शेप्ड यूनिफॉर्म रॉड इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम पॉइंट ए, देन इन इक्विलिब्रियम एंगल मेड बाय लाइन ए बी विद वर्टिकल। तो ये मैंने डायग्राम बनाया इधर की ओर। तो अगर ये ऐसे क्या होगा कि ये ए पॉइंट से अगर लटकाया गया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो होने के लिए ए पॉइंट पे जो फोर्सेज है उसका टॉर्क ज़ीरो होगा, और इससे वेट का टॉर्क ज़ीरो होने के लिए ये इसी लाइन में सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास लिख पाए इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया मैंने। अब इसमें जो है क्या है कि इस पर जो ये ए से बी तक है ये लेंथ 2L है और B से C तक लेंथ L है, यूनिफॉर्म रॉड था। तो इसके लिए जो है A से B तक ये 2L है, तो इसके लिए मास हम कह सकते हैं एक तरह का 2m जैसा हो गया, और B से C इसके लिए मास एक तरह का m हो गया। इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो इधर वर्टिकल ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने बनाया सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट होते हों, ये थीटा एंगल होता हो, तो यहाँ से tan थीटा ईजिली दिख रहा है कि ये y सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई x सेंटर ऑफ मास होगा। y सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए फार्मूला आएगा m1y1 प्लस m2y2, दो ही पार्ट मास लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x सेंटर ऑफ मास में आएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 दोनों जगह से हमने हटा दिया। अब ये जो ए बी वाला है उसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, तो उसके लिए मास कितना लिख रहे हैं? 2m लिख रहे हैं। उसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या लिख रहे हैं? 0 लिख रहे हैं। और जो बी सी है इसके लिए मास क्या लिखा जा रहा होगा? इसको m लिखा गया है। इसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी सी लेंथ l है, उसका मिड पॉइंट दैट इज़ l/2। और ऐसे ही फिर डिवाइड कर लें m1x1, तो ए बी के लिए m1 मास जो है वो 2m है, और ये 2l लेंथ का था तो उसका मिड पॉइंट l पर हो गया। और बी सी जो है इसके लिए मास m है और ये 2l पर है, तो ऊपर ये हो गया 1/2 और डिवीज़न में हो गया 4, तो ये एक्चुअल में हो गया 1/8। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/8। अब tan थीटा 1/4 दिया हुआ है, cot थीटा की वैल्यू 6 दी है, तो tan थीटा से तो कुछ बना नहीं। ऑप्शंस में साइन और कॉस भी है तो उसको भी चेक करते हैं। तो साइन थीटा अगर 1/8 है तो सॉरी tan थीटा अगर 1/8 है तो साइन थीटा क्या होगा? तो tan होता है परपेंडिकुलर, साइन में भी परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये 1/√65 होगा, 1/√65। तो इस ऑप्शन में ये रूट होना चाहिए 1/√65, और ये फिर सही है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√65। सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सही है। सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, जो भी डिस्कशन लायक लग रहा होगा उसको ही देखते हैं। तो फर्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो ये एनालाइज करने के लिए मैंने अलग से डायग्राम बना लिया। सारे ही कैपेसिटर जो है सबके लिए कैपेसिटेंस सी लिखा गया है, तो उसको जो है मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। इसमें देखो क्या है कि जो ये बी और सी के बीच में एक ये कैपेसिटर लगाया गया है, तो बी और सी के बीच में जो एक कैपेसिटर है ये डायरेक्ट ही हम लोग इसको लगा देंगे, तो ये एंड में एक कैपेसिटर ये सी लगा लेंगे। तो इसको समझने के लिए क्या है कि अभी अगर हम ये मान लें कि ये अगर यहाँ पर नहीं है तो रिलेट करना थोड़ा ईजी होगा, तो इस वाले को अभी हम लोग एंड में लगा देंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसको कैसा है, फिर ये एंड में लगा देंगे। अब इसी से ये वाला जो कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है और ये पूरा कंडक्टर ही है, तो थोड़ा सिंपल रखने के लिए, थोड़ा देखना आसान लगे, इस वाले एंड को हम यहाँ पर भी कनेक्टेड मान सकते हैं, इसको इधर भी कनेक्टेड मान सकते हैं। तो अब देखा जाए तो ये बीच में जो है इसको हटा देते हैं, बीच वाला, चलो ये एंड में लगाएंगे, अभी इसको पूरा ही हटाया हुआ मान लेते हैं ताकि ईजिली विजिबल हो। तो अब ये जो कैपेसिटर है वो सी और सी हो गया, इधर ये सी और सी था, तो ये दोनों मिलाकर ये वाला सी और सी जो है, ये वाला सी और इधर का ये जो सी है, ये दोनों पैरेलल में, तो मिलाकर ये 2C सीधे लिखा जा सकता है। वैसे सी और ये वाला सी पैरेलल में, तो इसको 2C सीधे लिखा जा सकता है। तो उससे क्या करें कि इसको हम हटा कर लिख लेते हैं। तो अभी क्या है कि ये पहले जैसा सर्किट में ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर लगा था बस वो लगा देना है।
बाकी ये पहले ही जैसा है, ये 2c के बराबर और ये 2c के बराबर, इधर ये c और इधर ये c। अब ये दिख रहा होगा कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसमें हम लोग इस वाले कैपेसिटर को हटा सकते हैं। इसको अगर हम हटा देंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, तो फिर ये 2c और c सीरीज़ में हो जाएगा, 2c और c सीरीज़ में हो जाएगा। तो सीरीज़ में इक्विवेलेंट इसके लिए हो जाएगा 2c/3 और फिर 2c/3 एक दूसरे साइड को भी सीरीज से, और एक जो हमने अभी हटा दिया वो वाला c। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके लिए जो आएगा वो वैल्यू हो गई 3 + 2 + 2c, दैट इज 7c/3। तो ये कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 7c/3, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या अर्थिंग किया क्या है। अर्थिंग में क्या होता है कि अगर ऐसा अर्थिंग कर दिया जाए तो इसमें होता क्या है कि ऐसे कई सारी अगर पैरेलल प्लेट्स हैं और किसी भी एक को अर्थिंग कर दिया गया तो पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज 0 हो जाता है। तो टोटल चार्ज 0 होने के लिए इस पर जो है -20 माइक्रोकूलाम चार्ज आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में किस तरह का बन गया कि एक कैपेसिटर है, ये जो बी प्लेट है उसके दोनों सरफेसेज एक एक कैपेसिटर बनाने में यूज़ होंगे। तो यहाँ पर -20 कूलाम चार्ज है, तो एक्चुअल में इस वाले पे +20 और इधर -20 होगा, और ये वाला 20 माइक्रोकूलाम चार्ज दिया हुआ है। और ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड। इधर का पोटेंशियल अर्थिंग वाला 0 वोल्ट है। अब ए का पोटेंशियल पूछ रहे हैं, इस वाले प्लेट का पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो Q/C लिखा जाता है एक कैपेसिटर के लिए। तो Q तो हमने निकाला हुआ है 20 और C जो है वो है 2, तो ये हो गया 10 वोल्ट। तो ये 0 है, पहले में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 से 10 ज़्यादा, तो ये 10 वोल्ट होगा। और इसके बाद यहाँ का पोटेंशियल 10 और ज़्यादा, तो 20 वोल्ट। तो प्लेट ए का पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट। थर्ड हो गया ये। फोर्थ क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक सिलेंडर है और उस पर एक लाइन चार्ज है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है और एक्सिस के अलॉन्ग है एक सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो एक सिलेंडर है, उसके एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से ये चार्ज है। सिलेंडर भी वैसे ही लॉन्ग, मतलब इनफाइनाइट लेंथ जैसा ही ट्रीट करेंगे, रेडियस r। तो इसमें अगर ऐसा यहाँ पर इस तरह से लीनियर चार्ज है, यहाँ पर लाइन चार्ज है, तो होगा क्या कि इसमें बीच में कह रहे हैं कि एक मटेरियल आ जाता है जिसके लिए कंडक्टिविटी सिग्मा है, और मटेरियल के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो इसमें हमें बताना है वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी के लिए। तो इसमें ओम्स लॉ लिखा जाएगा। ओम्स लॉ जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहते हैं। ओम्स लॉ से V = IR तो लिखा ही जाता है। ठीक है, अगर करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखा जाता था तो E = ρJ या 1/σJ ऐसा लिखा जा सकता है। तो एक्चुअल में क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है, ठीक है, किसी टाइम पर। अच्छा, इस पे चार्ज है और बीच में मटेरियल आ गया, तो इस पे क्या होगा कि चार्ज बाहर की ओर जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो होगी अंदर से बाहर की ओर। तो यहाँ से किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर से बाहर की ओर होगा जिधर की ओर करंट फ्लो होती है, ओम्स लॉ से दिख रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर इसमें किसी टाइम पर इन्होंने तो लीनियर चार्ज डेंसिटीज में लैम्डा ही बोला है, हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग वाली वैल्यू को λ0 मान लेते हैं जो धीरे धीरे कम होगा, और किसी टाइम t पर जो है ये वैल्यू चेंज होकर लैम्डा हो जाएगी, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर जब किसी टाइम t पर इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2πε0। अब यहाँ पर एप्सिलॉन कह देंगे, जो मटेरियल है उसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन दिया हुआ है, और ये हो गया λ/r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो फिर इससे हम लोग करंट डेंसिटी लिख सकते हैं। तो करंट डेंसिटी J क्या लिखा जाएगा, सिग्मा × E। तो सिग्मा तो ये हम लोगों ने लिखा ही हुआ है, सिग्मा हो गया, सिग्मा E तो लिखा ही हुआ है 1/2πε0
और लैम्डा बाई आर, ये है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मान लेते हैं कि कोई एल लेंथ के सिलेंडर की बात करें और एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो करंट अगर हम आई लिखें, करंट हम लोग आई लिख रहे हैं कितना, एल लेंथ से, और एरिया कितना लिखा जाएगा, सिलेंडर वाला एरिया 2 पाई आर एल। तो ये वाली वैल्यू लिखी जा सकती है 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई आर। 2 पाई से 2 पाई तो पहले कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, करंट जब ये अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी, करंट अगर अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी तो इसका चार्ज कम होगा। तो एल लेंथ से जो करंट है वो करंट लिखा जा सकता है, एल लेंथ में चार्ज कितना होगा, लैम्डा एल। ये जिस रेट से कम हो रहा है वो करंट है, तो माइनस और चार्ज लिखा लैम्डा एल। तो ये आई की वैल्यू को अगर हम लोग लिख लेते हैं माइनस डी लैम्डा एल बाई डी टी और डिवाइडेड बाई आर एल इज इक्वल टू सिग्मा लैम्डा बाई एप्सिलॉन। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आया ओवरऑल, ये रिजल्ट आया ओवरऑल ये। अच्छा, ये आर छूट रहा था, इधर आर भी है, तो आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, आर का भी कोई रोल नहीं है। तो माइनस का डी लैम्डा बाई डी टी, माइनस का डी लैम्डा बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा सिग्मा बाई एप्सिलॉन लैम्डा। अब यहाँ से यही लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है ये एक्चुअल में वेरी कर रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन और ये डी टी। और इसमें हम लोगों ने इनिशियल इसके लिए वैल्यू मान रखी थी, तो इनिशियल वाली वैल्यू को मैंने लैम्डा नॉट कहा था, किसी टाइम टी पर लैम्डा टी, 0 से ये टी। इधर ये नेचुरल लॉग हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग लैम्डा बाई लैम्डा नॉट, और इधर सीधे टी हो जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू टी। तो ये ओवरऑल जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ये वैल्यू आ गई टाइम के साथ ये डिक्रीज होता हुआ, टाइम के साथ ये डिक्रीज हो रहा है। अब इन्होंने पूछा है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी तो हमने यहाँ पर देखा हुआ है, करंट डेंसिटी के लिए ये है ना करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लैम्डा के टर्म में है, किसी आर डिस्टेंस पर आर की वैल्यू फिक्स है, उसको चेंज कर नहीं रहे, तो करंट डेंसिटी भी इसी तरह से डिक्रीज होता हुआ हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी अगर अब हम लोग सीधे लिखें, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा E, और सिग्मा फिर E की वैल्यू लिखी जाए, E की वैल्यू क्या लिखी जाए, 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई आर, और लैम्डा की वैल्यू लिखें, और लैम्डा की वैल्यू तो ये J हो गया, और सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन है, और बाई आर है, और लैम्डा की वैल्यू थी लैम्डा नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन टी। तो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज हो रहा है। तो बाकी ये इक्वेशन है करंट डेंसिटी के लिए, टाइम के साथ फंक्शन, और टाइम के साथ देखा जाए तो ये फोर्थ वाला है जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम पर करंट डेंसिटी 0 हो जाएगी, तो इसके लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिफ्थ। मैंने क्वेश्चंस में जो थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है कुछ डायग्राम बना रखे हैं। फिफ्थ वाले में देखो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए बताया हुआ है, एक्स के लिए इसका फंक्शन दिया हुआ है, और पार्टिकल ऑफ मास है, मास m भी दिया हुआ है, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ x में मूव कर सकता है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए फंक्शन दिया हुआ है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो मिनिमा पर ही वो SHM करेगा ही, मिनिमा पर ही, मैक्सिमा पे नहीं, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उसके लिए नहीं होगा, तो मिनिमा के लिए। तो ये जो है इसमें जो है इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी का इस तरह का ग्राफ आएगा, और इसमें जो मिनिमा बनेगा तो 2 मिनिमा बनेगा, और ये x की वैल्यू, जैसे इसमें क्या है फंक्शन में x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए एक जैसा होगा, तो कुछ इस तरह का है। बाकी इसमें जो क्या क्या वैल्यूज़ है वो निकालते हैं। तो u इज इक्वल टू माइनस AX स्क्वायर प्लस BX टू द पावर 4,
एफ की वैल्यू होती है माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स। तो फोर्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर, है ना, फोर्स निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, उस एक्सेलरेशन में फिर ये ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो माइनस, और ये हो गया माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 4 माइनस, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस का 2ax और प्लस 4bx³। इसको ज़ीरो रखना होता है, इसको ज़ीरो रखने में एक x की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है, दूसरा आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/4b, दैट इज़ a/2b। तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी, और ये ऐसा दिख ही रहा है कि दोनों के लिए एक सी बात है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए एक जैसा है, किसी के लिए भी सॉल्व करें। तो जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला आ रहा है वो यहाँ पर x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर जगह रहेगी आगे वो यूज़ करते हैं, a/2b, और इधर के लिए वही चीज़ निगेटिव में है, √a/2b। तो अब इसके लिए क्या है कि इस पोजीशन से अगर मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ, बहुत थोड़ा आगे s, और हमें यहाँ पर इस जगह पर है, इस जगह पर एक्सेलरेशन लिखना है। अब ये फोर्स लिखा ही गया था, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। तो m और a, अब a को स्मॉल a नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी टर्म है, तो एक कैपिटल A लिख रहे हैं, a यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो ये किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, जो डिफ्रेंशिएट करके आ रहा था, माइनस का डेल u बाई डेल x था, और ये वैल्यू कितनी थी, माइनस का ax स्क्वायर प्लस bx टू द पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया था, फिर से लिख ले रहे हैं। तो m ये कैपिटल A एक्सेलरेशन है, और इसके डिफ्रेंशिएशन में हो गया 2ax माइनस 4bx³, और इसके बाद a एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, तो इसमें एक x कॉमन हो जाएगा, एक 2 कॉमन हो जाएगा, बल्कि हम लोग माइनस का 4bx कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का 4bx कॉमन लेंगे, ये सेकंड वाला टर्म पहले लिख देते हैं, तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर, और माइनस इसमें x कॉमन ले लिया है, a बचा है, और 4 कॉमन लिया था इसलिए 2 होगा, और b, ये इस तरह का कुछ बचा। अब एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे, अच्छा मास से डिवाइड भी किया जा रहा है मास, तो माइनस का 4b/m, फिर इसके बाद x है, इसके फैक्टर कर लें, तो एक फैक्टर होगा x माइनस a/2b, और एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस a/2b रूट में, है ना, ये रूट में, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका s डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या होगी, वो x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू जो होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पर, x की वैल्यू √a+2b + s। तो ये x की वैल्यू पुट कर दिया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत स्लाइट मूवमेंट किया गया है, तो s की वैल्यू इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो एक्सेलरेशन लिखा जाए तो ये हो गया माइनस का 4b/m, और ये x की वैल्यू है √a/2b। फिर इसके बाद x माइनस दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू s, ये सेकेंड वाला ब्रैकेट हो गया s, और ये थर्ड वाला ब्रैकेट है, तो x की वैल्यू ये लिखेंगे तो 2 टाइम्स √a/2b प्लस s भी होगा, s बहुत कम है कंपैरिजन में, तो हटा दिया, जहाँ एडिशन में था उसमें हटा दिया, तो इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस 4b/m, और ये हो गया 2 टाइम्स √a/2b का स्क्वायर इंटू s। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4b/m, फिर ये है 2 और a/2b इंटू s, तो ये 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, तो यहाँ से आया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निगेटिव और 4a/m इंटू डिस्प्लेसमेंट,
ये एक्सेलरेशन है, नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ये SHM से कंपेयर हो जा रहा है, तो इससे SHM से कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखें तो 4a/m है, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई √4a/m, यही ओमेगा पूछा गया था, √4a/m, √4a/m, बी ऑप्शन सही हो गया। तो इससे रिलेट हुआ, ये बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मोर देन वन, 6th क्वेश्चन ये है, more than one, 6th question, in the given figure switch, first switch S is closed, S closed होगा तो ये 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड पैरेलल में होंगे, तो शुरू में दोनों पर ही इसमें चार्ज आया होगा। अच्छा, ये 2 और 4 पैरेलल में 6 हो गया होगा, तो 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, तो दो 6 जैसे हो गए और 10 वोल्ट लगाया गया, तो एक 6 वाले पे 5 वोल्ट और दूसरे 6 वाले पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब इसमें क्या है, मैंने ये 2 बार अलग अलग डायग्राम बना लिया है ताकि वो जो है प्रॉब्लम ना आए। तो जब ये स्विच क्लोज था शुरू में, तो ये 6 और इधर ये भी 6 हो गया, तो एक 6 वाले पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल, दूसरे पे 5, तो इस पर जो चार्ज होगा तो Q = CV से अगर कहा जाए तो V5 तो ये 30 माइक्रोकूलाम, और इसमें जो है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो इस पर हो जाएगा 5 × 4 20 माइक्रोकूलाम, और इस वाले पे 5 × 2 10 माइक्रोकूलाम। इस तरह का चार्ज इस पे है। अब ये चार्ज था, अब स्विच को ओपन कर दिया गया, तो स्विच को ओपन करने के बाद ये जो 2 माइक्रोफेरेड है उसका यूज़ कुछ बचा नहीं, तो उसको चाहे तो अब हम लोग सर्किट में समझने के हिसाब से बोलें तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, चाहे तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, इस वाले को चाहे तो हटा दिया जाए, ठीक है, इसका अब कोई यूज़ नहीं है। तो अब अगर क्या है कि अब देखा जाए तो इसमें जो है एक पर चार्ज है 30 माइक्रोकूलाम और एक पर है 20 माइक्रोकूलाम। क्योंकि ये चार्ज अलग अलग है तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को नहीं फॉलो करेगा। तो जब इस पे हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो कैपेसिटेंस सीधे ये जो 4 माइक्रोफेरेड होता था उससे 8 हो जाने वाला है। तो अगर ये 8 माइक्रोफेरेड हो जाएगा तो सर्किट में कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एक्चुअल में चार्ज बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि इधर से जो चार्ज आया वो Q चार्ज आया, तो यहाँ का चार्ज हो गया 30 + Q, इस वाले कैपेसिटर पे 20 + Q। अब अगर हम इसमें KVL लगा दें, इसके लिए अगर हम KVL लगा दें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो पहले वाले ये 6 माइक्रोफेरेड पर चार्ज देखा जाए तो 30 + Q है, इसके लिए कैपेसिटेंस है 6 है और निगेटिव साइन हो गया। दूसरे वाले पर भी ऐसे निगेटिव ही आना है, 20 + Q हो गया /4, और फिर ये प्लस का 10 = 0। तो इसको क्या किया जाए, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का इसमें कैपेसिटेंस 8 हो चुका है, 4 की बजाय 8 हो चुका है, तो 12 से नहीं काम चलेगा, इसके लिए 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4, 30 + Q, और ये हो जाएगा 3, 20 + Q, और ये दूसरी ओर को 10 है और 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4Q + 3Q 7Q = 240 - 120 और माइनस का 60, तो 60 हो गया 7Q, तो Q = 60/7। 60/7 चार्ज जो है सेल से सप्लाई किया गया। तो सेल ने एनर्जी कितनी सप्लाई की, तो एनर्जी जो सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगा Q, और सेल का EMF, तो ये 60/7 माइक्रोकूलाम है, और ये वोल्टेज था, EMF जो था 10 वोल्ट, तो ये हो गया 600/7 माइक्रो जूल। तो ये सेकंड ऑप्शन, तो मोर देन वन है उसमें सेकंड तो सही हो ही गया। अब ये कह रहे हैं बिफोर द स्विच इज़ ओपन, जब स्विच क्लोज था, ओपन करने के पहले, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज सेम
फॉर द 3 कैपेसिटर्स देन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमने अभी एनालाइज किया था इसमें कि हर जगह पर जब ये स्विच क्लोज किया गया था, इधर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट था, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट था, तो सब में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और प्लेट के बीच में डिस्टेंस, ये सभी जगह आएगा, तो सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगा। तो यही इन्होंने बोला हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो ये थर्ड ऑप्शन भी हो गया। फिर ये फोर्थ में कह रहे हैं कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 6 माइक्रोफेरेड इज इंक्रीज। अब इस पर देखा जाए तो इस पर क्या हुआ है कि चार्ज बढ़ गया है, इस पे पहले से क्या हुआ है, चार्ज बढ़ गया है, इस पे पहले से चार्ज बढ़ गया है। तो अगर इस पे चार्ज बढ़ गया है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी इसके लिए सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी इसमें सही हो गया। सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं, थोड़े रहने देते हैं। ये 7th वाले को देखा जाएगा तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट के लिए, अच्छा मैंने अलग डायग्राम बनाई है, तो बस इसमें डिस्टेंस देखना है। इधर वाली डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एच, और इधर वाली डिस्टेंस तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। वो डिस्टेंस ये आ जाएगी जो अंडर रूट वाला लिखा हुआ है ना, h 2r माइनस एच, इस तरह का रिजल्ट ये आ जाएगा। और बस इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कराएंगे तो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार फोर्स मालूम होगा तो वो F/4 रखने पे ये फोर्थ ऑप्शन भी इजीली आ जाएगा। तो आसान है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि ये फ्री सरफेस पर रखा गया है, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। वेट और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गए हैं, नेट फोर्स जीरो ही है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, कहीं से टॉर्क नहीं आया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अब ये जो फोर्थ ऑप्शन है, एंगुलर मोमेंटम किसी के अबाउट भी कंजर्व, थर्ड में बोला ओनली अबाउट सेंटर, तो ऐसा नहीं है किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व है। तो बस ये फोर्थ वाले को देखने की ज़रूरत बची। तो अगर ये कह रहे हैं कि स्टॉप हो जाता है, तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है और वो स्टॉप हो जाता है तो मासेज में ऐसा इक्वल होगा। तो इसके लिए अगर हम बोलें कि अगर ये रुक गया, ये जो था आ रहा था मास m, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इसके सेंटर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अगर v मान लें तो पहले जो लीनियर मोमेंटम था वो mv0 था पार्टिकल में और रॉड में था ज़ीरो, और बाद में पार्टिकल रेस्ट पर आ गया है और इसके लिए mv कहा जाए तो सेंटर की वेलोसिटी आ जाएगी mv0 बाई कैपिटल M। ये जो वेलोसिटी आ जाएगी mv0 बाई कैपिटल M। अच्छा ये इस रुक गया है तो इस पर इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इसमें फाइनल लीनियर मोमेंटम हो गया ज़ीरो, इनिशियल था mv0, तो निगेटिव का मतलब हो गया लेफ्ट वर्ड, तो स्मॉल m पर लेफ्ट वर्ड आया होगा, कोलिजन में इस पर लेफ्ट वर्ड फोर्स आया होगा, इस इतना ही रॉड पे राइट वर्ड फोर्स आया होगा। तो इम्पल्स ऑन द रॉड लिखा जाए तो वो हो गया mv0। अब रॉड के सेंटर के अबाउट एंगुलर इम्पल्स लिखा जाए तो mv0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो रॉड के लिए लेंथ स्मॉल l मान लेते हैं। ये एंगुलर इम्पल्स हो गया, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के इक्वल, तो आई की वैल्यू हो गई mL²/12 ओमेगा। तो इससे L ओमेगा/2 सीधे लिख लें, L ओमेगा/2, तो L ओमेगा/2 की वैल्यू हो गई 3mv0/m। अब इसमें क्या है कि जो पॉइंट है उस पर ये पार्टिकल जो जहाँ पे हिट किया है, उस पार्टिकल पर, जो पार्टिकल रॉड पे जहाँ हिट करता है उस पॉइंट पर ये अप्रोच कर रहा था v0 से, तो ये खुद रुक गया है, तो उस पॉइंट जहाँ पर ये हिट किया है उसकी वेलोसिटी फिर v0 हो जानी चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी ये है mv0/m, और सेंटर के रिलेटिव r ओमेगा से देखें वही L/2 ओमेगा आना था तो वही लिखा मैंने। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा दैट इज़ 3mv0/m है, प्लस ये वाली वेलोसिटी, तो ये एक्चुअल में हो गया 3mv0/M, और प्लस सेंटर वाली वेलोसिटी जो निकाला था mv0/M। ये क्या होगा, अप्रोच वाली वेलोसिटी, पार्टिकल किस वेलोसिटी से आ रहा था, v0 से, तो 3 + 1 हो गया 4, तो 4 स्मॉल m/M इज इक्वल टू 1, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 4 स्मॉल m, इससे ये फोर्थ ऑप्शन भी सही आएगा।
बाकी फर्स्ट सेकंड तो बड़ा सिंपल ही था, फोर्थ चेक करना था, वो सॉल्व हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th वाला इसमें क्या है, तो जो लाइट पड़ रही है उसके लिए अगर वेवलेंथ दी हुई है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ λ/3 इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव प्लेट, तो इसमें जो रेडिएशन है वो एनर्जी लिखा जाए hc/λ, दैट इज λ0/3। ये रेडिएशन आ रहा है, इसमें आ गया फिर वर्क फंक्शन फाई, दैट इज hc/थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो λ0 दिया गया है। फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इससे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू 2hc/λ0। ये काइनेटिक एनर्जी से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्टवर्ड है निगेटिव साइन से, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि खुद निगेटिव होता है तो इससे आगे आता जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, शॉर्ट में लिख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है ये। पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू माइनस E.dr, तो ये E की वैल्यू दी है dr, इससे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू E, इतना इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। पहले से काइनेटिक एनर्जी 2hc/λ0 है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें आने पर अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए, तो ये 2 था तो 4 हो जाए, 4hc/λ0। ये वैल्यू हमने इधर से निकाला होगा, उससे A सॉल्व हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने में 0 से A तक लिख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन के लिए। सेकंड ऑप्शन चेक करना है किसी x स्क्वायर के लिए, तो वो 0 से x के लिए इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। तो आसान सा ही है, लेकिन इसमें शायद ये हाँ यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें m भी आना चाहिए। तो जब स्पीड आ जाएगी तो फिर हम उसके लिए वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है h/mv, तो स्पीड कैलकुलेट हो चुका होगा काइनेटिक एनर्जी से, तो वो भी चेक हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन है और आसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्विच क्लोज किया जा रहा है, किधर चार्ज जा रहा है, अगला देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा है, फिर भी देखते हैं इसको। इसमें ये पार्टिकल हिट कर रहा है, v वेलोसिटी से हिंज किया हुआ है, तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो रॉड का मास भी m है और पार्टिकल का भी मास m है, तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर लिखें पार्टिकल में तो mvr, r इज x, और बाद में इसी में एम्बेडेड हो गया तो ये पूरा i ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो बाद में एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा i लिखेंगे, तो उसमें पार्टिकल के लिए भी और रॉड के लिए भी। तो पार्टिकल के लिए हो गया mx² और रॉड के लिए हिंज के अबाउट हो गया ml²/3। m सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3vx डिवाइडेड बाई l²। अच्छा l मैं स्मॉल लिख दे रहा हूँ, इसमें कैपिटल लिखा था, ठीक है, अपने से समझ लेना, 3x²। तो इससे ओमेगा कैलकुलेट हो गया। ए ऑप्शन इस तरह का दिख रहा है, आ जाता है। फिर मैक्सिमा मिनिमा के लिए देखेंगे तो आगे भी रिलेट हो जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए चेक करेंगे तो कहाँ पर आएगा वो आ जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये सारे ही रिजल्ट इसमें आ जाएंगे, है ना, ACD आ जाएगा इजीली। ट्वेल्थ, ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ एंड सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, ये जो होता है जिसमें कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के, उस तरह के सभी क्वेश्चन के लिए, जैसे A और B लिखा गया है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा तो इसके लिए अगर हम लोग लिखें, इसके लिए इन्होंने वेलोसिटी ऑफ B पूछा हुआ है ना, तो वेलोसिटी के लिए हम ये काइनेटिक एनर्जी के लिए याद रखें। तो एक अच्छा, ये अगर कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम कंजर्वेशन एक हो गया और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी ए की जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसके बराबर होगी। दोनों का काइनेटिक एनर्जी ऐड करके ए में जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है उसके बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी जो आता है फार्मूला ऐसे सभी क्वेश्चन में, उसके लिए लिखें, अगर बी की हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ऐसा होता है, और इनटू क्यू। क्यू क्या है, वो एनर्जी जो रिलीज हुई, जो दोनों में
डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मास ऑफ ए है 2 kg, मास ऑफ ए फिर से है 2 kg और बी का मास है 10 kg। क्यू है mgh, m हो गया 2 और g की वैल्यू को 10 मान लेते हैं और h है ये 3 मीटर और ये काइनेटिक एनर्जी था तो हाफ mv²। तो b का मास है 10 और b की स्पीड है v भी मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करें, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 + 10 ये 12 हो गया और ऊपर भी 12 तो ये 1 हो गया। तो vb² इज इक्वल टू 2। तो vb की वैल्यू हो गई √2, √n कह रहे हैं तो n की वैल्यू हो गई 2, इंटीजर आंसर टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, एक्सेलरेशन ऑफ ए एट दिस इंस्टेंट। अब इस पर फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड होगा, तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो रहा होगा इसमें, ठीक है। तो पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ही निकाल लें, तो वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पहले लिख देते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है 4 न्यूटन, मास भी है 4 न्यूटन, तो 1 सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखें, तो टॉर्क के लिए लिखा जाएगा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, L है 1.5/2, ये टॉर्क है, इज इक्वल टू आई अल्फा। आई लिखा जाएगा, रॉड है ml²/12, ml²/12, फिर अल्फ़ा। तो इसमें अल्फ़ा कैलकुलेट किया जाए, एक तो ये कैंसिल हो गया, एक 4 भी कैंसिल ही कर देते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई इसमें 4, अल्फ़ा की वैल्यू 4 आई। तो सेंटर के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर r अल्फ़ा, तो 1.5/2 इंटू अल्फ़ा, तो ये हो गया 3। सेंटर के रिलेटिव r अल्फ़ा, सेंटर के रिलेटिव सेंट्रीपिटल, सेंटर के रिलेटिव सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फ़ा, एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल को v²/r लिखने में प्रॉब्लम है, v रिलेटिव टू सेंटर लिखना है, तो वैसे लिखेंगे तो आ भी जाएगा, लेकिन बहुत आसान रहेगा, r⍵² लिखें, r⍵², किसी तरह का इसमें डाउट ही नहीं रहेगा। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, r हो गया और ⍵², ओमेगा की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 3। तो अब इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर हो गया 3, तो सेंटर के रिलेटिव ये हो गया 3 और इधर की ओर 3। सेंटर का एक्सेलरेशन 1 है, तो 1 इसमें ऐड भी किया जाए, तो एक्चुअल में ये बन गया इधर की ओर 4 और इधर की ओर 3, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट इसका जो आ जाएगा 3² + 4² मतलब 25, उसका √5, तो 5 आंसर हो गया। तो एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड² में n मीटर/सेकंड², n की वैल्यू 5। 14th है, तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसमें क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन और वेट का टॉर्क 0 हो जाएगा, और कांटेक्ट सरफेस पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसके अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि उसी पॉइंट से फोर्स पास हो रहा होगा। तो जब ये रोल करने लगेगा उस टाइम पर सेंटर की कुछ अगर वेलोसिटी होगी, जब ये रोल कर रहा होगा तो सेंटर की वेलोसिटी अगर v होगी, और अगर ये रोल कर रहा होगा तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, दैट इज़ v/r, क्योंकि रोल कर रहा है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा, सरफेस पे कोई पॉइंट। तो इसमें बाद में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, तो एक लिखा जाएगा mvr वाला टर्म, mvr, और एक i ओमेगा, तो i होता है हाफ mr², है ना, सॉलिड सिलेंडर मानेंगे, हाफ i और ओमेगा, ओमेगा इज़ v/r, ये बाद का है। पहले क्या था, तो पहले था mv0r, और i ओमेगा जो है ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो हाफ mr² i और ओमेगा, ओमेगा इसमें दिया हुआ है 4v0/r, तो ये वैल्यू है, m सब जगह से कैंसिल होगा, r सब जगह से कैंसिल होगा, 3/2v, और इधर की ओर हो जाएगा v0 - 2v0,
दैट इज माइनस का वी नॉट। तो v की वैल्यू हो गई इसमें वी नॉट की वैल्यू हो गई माइनस का, सॉरी वी की वैल्यू, वी नॉट नहीं वी, इसमें वी की वैल्यू हो गई माइनस का 2v0/3 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। तो v इज इक्वल टू, तो ये माइनस का मतलब है लेफ्ट वर्ड वेलोसिटी होगी और कुछ नहीं, और ये n की वैल्यू 2 आ रही है, 4 दिया हुआ है, n की वैल्यू 2 आ रही है। कैलकुलेशन चेक कर लेना कि 4 तो नहीं बन रहा है। 15th, तो 15th में भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या है कि सेल लगाया गया तो ये करंट इसमें फ्लो हो रही है। करंट जो फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस इसमें रेडियली चेंज हो रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी रेडियली चेंज हो रही है आर पर डिपेंड करते हुए। तो हमने एक आर रेडियस डी आर थिकनेस का सिलेंड्रिकल शेल जैसा एलिमेंट बनाया। इतने पार्ट से अगर हमें करंट लिखना हो, इतने पार्ट से अगर हम करंट लिखें, उसको सपोज मैंने डी आई कह दिया, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी और डिवाइडेड बाई इतने पार्ट का रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस के लिए होता है रो एल बाई ए। तो रो हो गया रो नॉट आर बाई आर, ये हो गया रो एल, एल लेंथ हो गई एल बाई ए, तो बाई ए डिवीज़न में है तो ऊपर चला जाएगा। एरिया, ये जो शेडेड पार्ट लिखा हुआ है ये एरिया, तो ये एरिया होगा 2πr इंटू डी आर। ये डी आर थिकनेस से करंट है तो टोटल करंट के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे, और स्मॉल आर की वैल्यू 0 से a तक होगा, और ये करंट I आ जाएगा। तो I इज़ इक्वल टू, तो इसमें V, R से R कैंसिल हो गया, रो नॉट L और 2πa इतना हो गया, और R तो कैंसिल हो ही चुका है, तो dr 0 से a, तो सीधे a आ गया। तो I इज़ इक्वल टू 2πv, a तो था ही, एक और a आ गया, a स्क्वायर रो नॉट l। तो n की वैल्यू पूछा गया अपना, यहाँ पे दिख रहा है कि 2 आ रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 2। इसमें ये कॉस स्क्वायर है, इसको कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है कॉस ए प्लस कॉस बी, या कह लें कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फार्मूले से ये रिलेट करेंगे। तो इसको ट्राई करना, ये जो है ओमेगा, 2 ओमेगा और 3 ओमेगा, ऐसे 3 ओमेगा वाले मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सुपर पोजिशन है।
तो इसमें हम क्या कहेंगे कि 3 ओमेगा आ रहा है डिफरेंट अलग करने पर। तो 3 ओमेगा वाला टर्म है 3 और ओमेगा कितना दिया हुआ है 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है 10⁻15 और ये एक्चुअल में ओमेगा 2πf होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ओमेगा था उसके लिए फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो ये कितनी एनर्जी हो गई 3/2 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़, ये फ्रिक्वेंसी है। इस फ्रिक्वेंसी की जो लाइट पड़ रही है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन पहुंच रहा है और वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का होगा। तो ये फोटोन की एनर्जी कितनी होगी H की वैल्यू इन्होंने जो बोला हुआ है वही लिखेंगे, ये सही है नहीं लेकिन फिर भी यही लिखेंगे तभी आंसर मिलेगा, -34 और F हो गया 1.6 इंटू 10⁻15। अब ये एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम से डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट हो सकती है, अदरवाइज जूल होती है। तो इससे डिवाइड करें, ये 4 टाइम्स हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन पहुंचता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर एनर्जी खर्च करता है जो कि वर्क फंक्शन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको रोकने के लिए EV0 पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो एक्चुअल में 4 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना था वोल्ट में इन वोल्ट, तो 4 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी सिंपल सा ही है। तो इसमें अगर P वाले ऑप्शन में देखें तो 3 2 बार लिखा है, Q वाले में 1 कई बार लिखा है, R वाले में, R में सिर्फ ऐसा है कि R अगर हम चेक कर लें तो एक ही आ जाएगा। बहुत आसान है इसलिए मैं सिर्फ एक करता हूँ, इसमें पार्ट है ना, वो भी जरूरत है नहीं, सिर्फ एक देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्लॉक को रिलीज़ किया गया, वो नीचे कुछ आया, इससे स्टिक कर गया, फिर ये SHM कर रहा होता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन नेचुरल लेंथ से x है, तो एक्सटेंशन मतलब ऊपर होगा। तो ये क्या था कि ये जो स्प्रिंग है इससे ब्लॉक को रिलीज़ कहाँ से किया गया है 3x0 से। ब्लॉक आता खुद जो है ये 3x0 से है और जब से स्टिक कर जाता है तो फिर ये इसके साथ मूव करके कितनी दूर जाता है, सिर्फ x0 तक। तो इसमें डिफरेंस कितना बचा रह जाता है 2x0। तो जब ये इससे स्टिक कर चुका है, ये सिर्फ ऊपर x0 तक गया है, तो एक्चुअल में 3x0 से आया था, तो mgh ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ चली गई, क्योंकि अब स्प्रिंग भी एलोंगेट हो रही, तो स्प्रिंग में चली गई 12kx²। तो स्प्रिंग का एलोंगेशन है x0। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा हुआ है x की वैल्यू थर्ड वाले पार्ट में, देन स्प्रिंग कांस्टेंट, हाँ k की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू, ये x0 कैंसिल हो गया तो ये k की वैल्यू हो गई 4mg/x0। तो अगर हम सिर्फ r को चेक करें 4mg/x0, 4mg/x0 फर्स्ट वाले में है, तो इससे सीधे पता लग जाता है कि बी ऑप्शन सही होगा। बाकी भी बड़ा आसान है तो इसलिए रहने देते हैं। एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने में ऐसा ट्राई करना चाहिए, जैसे हमें लग रहा है कि r को सीधे चेक कर लें तो टाइम बचेगा। अगर हम p मतलब पहला p चेक करते तो सपोज थर्ड आ जाता तो थर्ड b और d दोनों में होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आसान सा ही है, नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट में भी ऐसा ही बड़ा ही इजी दिया हुआ है, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि P में तो चारों पांचों ऑप्शन भी मिल सकते हैं, 3 मिल सकता है। तो एक तो Q हो गया, एक S हो गया जो बड़े छोटे छोटे से हैं, तो Q भी देखा जा सकता है और S भी देखा जा सकता है। तो चलो S से स्टार्ट कर लेते हैं, S से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर S वाला देखें तो 5 तो इसमें सभी में है तो वो होगा ही होगा। S के लिए अगर देखें तो 5 तो होगा ही होगा, 2 है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो इसमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और सारा ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये सब है, क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। तो सेकंड वाला पार्ट जो है इसमें एंगुलर मोमेंटम, अच्छा पोजीशन वेक्टर इसमें दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा t²/2 जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। तो वेलोसिटी क्या होगा अल्फा आई कैप प्लस बीटा टी
जे कैप, अच्छा एसेलरेशन क्या होगा, एक और डिफ्रेंशिएट कर दें तो बीटा जे कैप, एसेलरेशन है मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स लिखेंगे, फोर्स ये जे कैप में है तो किसी टाइम पर ये कहीं पर होगा जैसा इसका पोजीशन वेक्टर दिया उसके हिसाब से, और इस पर फोर्स इधर क्यों लग रहा होगा, तो क्या इस फोर्स का टॉर्क जीरो हो सकता है, नहीं जीरो होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो ये बोल रहे थे कौन सी क्वांटिटी सेकंड में था एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व नहीं होगा, तो कंजर्व नहीं होगा, इससे ए ऑप्शन आ गया, बाकी बी सी डी सब में जो है सेकंड दिया हुआ है कंजर्व है। तो बड़ा ही सिंपल सा था, आगे सारे इसी तरह से हैं, फोर्स निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, टॉर्क से रिलेट करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए ऑप्शन हमने इसमें बना लिया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में तो लिक्विड है ही नहीं, तो फर्स्ट वाले को ही पहले देख लेते हैं, ए वाले को देख लेते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये इक्वेलेंट है, चाहे तुम दोनों लेंस भी बना सकते हैं, दो लेंस जैसा ही, ठीक है, या फिर ये सीधे जो इक्वेलेंट है एक लेंस जैसा इस तरह का। तो इसके लिए अगर लिखा जाए तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और 1/f को हम लेंस मेकर्स फार्मूले से लिखते हैं, तो μl/μs माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/v पता करना है माइनस 1/u, तो u की वैल्यू है इसमें माइनस का 4r, साइन कन्वेंशन से μl दिया है 1.5 माइनस 1 और 1/r1, तो पहले सरफेस के लिए रेडियस साइन कन्वेंशन के साथ +1 प्लस r, दूसरा प्लेन सरफेस बना लिया है तो इनफाइनाइट, तो ये 0.5, तो 1/2r हो गया ये, तो 1/v इज इक्वल टू 1/2r माइनस 1/4r, तो ये हो गया 1/4r, v की वैल्यू हो गई 4r। अब ये बोल रहे थे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव है तो दूसरी ओर है तो 4r है, और इधर की ओर ये 4r है, तो मिलाकर हो गया ये 8r, तो 8r s में दिया हुआ है, तो सेकंड और थर्ड दोनों बन सकता है, दोनों में ही ए में जो एस ही दिया हुआ है, तो बी भी चेक कर लेते हैं। तो बी भी वैसे ही लेंस बनाया हुआ है ना, तो फिर से वैसे ही 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू है इसमें 10/3r, साइन कन्वेंशन से निगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 1/f, 1/f को लिखें तो 1.5 माइनस 1, और 1/r1, 1/r1 इनफाइनाइट माइनस 1/r2, साइन कन्वेंशन से निगेटिव, फिर आ गया ये लिक्विड 1.2 माइनस 1, फिर ये पहला 1/r साइन कन्वेंशन से माइनस का r, और माइनस 1/r ये प्लस का r, और फिर इसके बाद फिर से वैसा ही है, तो 1.5 माइनस 1 और 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/v प्लस 3/10r इज इक्वल टू, ये हो गया 0.5 और ये r, तो 1/2r हो गया पहला, तो और फिर ये हो गया 0.2 और ये निगेटिव माइनस का 2, तो माइनस का 0.4/r, फिर ये 1/2r, तो इसमें 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं 2/5 है ना, तो 5 है, या 4/10 सीधे कह दें तो 10r, तो 10r, तो ये हो गया 5 माइनस का 4 प्लस का 5, तो 10 माइनस 4 6/10r, तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू 6/10r माइनस 3/10r, तो दैट इज 3/10r, तो v की वैल्यू आ गई 10r/3। अच्छा ये पॉजिटिव ही आया, तो v और u ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस 10/3 प्लस 10/3, 20/3r, 20/3r p, इससे थर्ड ऑप्शन बन गया, इससे ये थर्ड ऑप्शन बन गया।
ये क्वेश्चन था अपना 19th, एक रह गया है। अच्छा, ये भी बहुत इजी है, 4 पार्टिकल्स दिए हुए हैं और प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन में जो वेलोसिटी होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी सेम होगी, और एक्स वाली जो वेलोसिटी होगी वो अपोजिट हो जाएगी। तो बहुत इजी है, तो इसको रहने देते हैं। तो ये अपना सारा ही सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। जो वेलोसिटी वाई जेड वाली होगी प्लेन में जो होगी, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी सेम होगी, तो रिलेटिव में वो हट जाएगा, ठीक है। और एक्स वाली जो वेलोसिटी होगी इमेज में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो काफ़ी सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट हो गया।